हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। लास्ट क्लास तक तो मैंने आपको डिस्कस करके दे दिया था नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। ठीक है, ये बता दिया था मैंने कैसा नेचर होता है इसका, स्ट्रेंथ कितनी होती है, लेंथ कितनी होती है, सब मैंने आपको बता के दे दिया था। इसके साथ साथ मैंने आपको आईयूपीएसी नामकरण भी समझा दिया था। ठीक है, आज हम सीधे सीधे डिस्कस करने वाले हैं प्रिपरेशन, विरेचन की बात करने वाले हैं। किसका विरेचन कर रहे हैं? हेलो एरिन का। ठीक है, हेलो एरिन के विरेचन की बात चल रही है आज। देखो, इसके विरेचन में ना सेंडमेयर अभिक्रिया आती है, साथ साथ गाटरमान रिएक्शन भी आती है, लेकिन वो 13वें चैप्टर में ज्यादा बेटर समझ में आएगी आपको, क्योंकि वो 13वें चैप्टर का टॉपिक है। ठीक है, तो वो तो मैं आपको 13वें चैप्टर में समझाऊंगा। उसके अलावा जो भी पॉइंट है वो मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। ठीक है, देखो वो एमीन से बनने वाले प्रोडक्ट हैं, एनिलीन से बनते हैं, जैसे गाटरमान रिएक्शन हो गई या आपके सेंडमेयर अभिक्रिया हो गई। तो अब वहां पर जब तक आपको एमीन मैंने समझाया नहीं, तो वो चीजें मैं आपको नहीं अंडरस्टैंड करवा सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है, इसलिए एमीन वाला टॉपिक तो मैं एमीन वाले में ही करवाऊंगा। उसके अलावा जितने भी टॉपिक हैं वो सब मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूंगा विरेचन से रिलेटेड। ठीक है, विरेचन में सबसे पहले है बेंजीन वलय पर हैलोजनीकरण द्वारा। ठीक है, बेंजीन वलय पर हैलोजनीकरण द्वारा पहला मेथड है बेंजीन वलय के हैलोजनीकरण द्वारा। जनरली क्या होता है, जब हम बेंजीन की रिएक्शन किसी भी हैलोजन के साथ करते हैं तो वहां पर जो रिएक्शन होती है, एक तो लुईस एसिड की प्रेजेंस में होती है, प्रेजेंस होनी चाहिए लुईस एसिड की। अगर लुईस एसिड की प्रेजेंस नहीं है तो ये रिएक्शन नहीं हो सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं होगी, एक और कंडीशन आती है, मैं अभी आपको क्लियर करके दे दूंगा। अगर आप रिएक्शन ना क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ करवा रहे हो, तो क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ अगर आप बेंजीन वलय का हैलोजनीकरण करवा रहे हैं तब तो आपको लुईस एसिड चाहिए। लेकिन अगर आप लोगों ने ना आयोडीन से रिएक्शन करवा दी तो लुईस एसिड की जगह कोई स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए होता है, जैसे HiO4 चाहिए। क्यों चाहिए वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा। देखो, पहले ना मैं क्लोरीन और ब्रोमीन से रिएक्शन करवाता हूं, फिर मैं आपसे कंपेयर कराऊंगा कि अगर मैं आयोडीन लेता तो क्या होता। ठीक है, तो यहां पर एक पल के लिए तो ये सोच लो कि रिएक्शन जब होगी तो उसमें एज अ कैटालिस्ट आपको यहां पर किसको यूज करना है? लुईस एसिड को यूज करना है। एज लाइक AlCl3 यूज कर लो, या तो आप FeCl3 यूज कर लो, या तो आप SbCl5 यूज कर लो, ये भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अब देखो रिएक्शन क्या होती है, यहां से सीधी सीधी सिंपल सी रिएक्शन है। ये रहा आपका बेंजीन वलय, इसके साथ आप सपोज करो Cl2 की रिएक्शन कर रहे हो, और रिएक्शन आपने किसके साथ कर दी? AlCl3 के साथ कर दी। ठीक है, तो जैसे आप Cl2 देखो, आप Br2 भी ले सकते हो, Br2 लेगे तो FeCl3 या FeBr3 आप यहां पर यूज कर सकते हो। ठीक है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपने कौन सा यूज करना, आप इन तीनों में से कोई भी रिएक्ट करवा देगा। आपकी बुक में तीन तीन अलग अलग रिएक्शन है, तो मैं तीन अलग अलग रिएक्शन नहीं बता रहा हूं आपको, मैं एक ही रिएक्शन बता रहा हूं आपको। उसमें से आप कैटालिस्ट कोई सा भी यूज कर लो। ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता। जब इस क्लोरीन मॉलिक्यूल की रिएक्शन इस बेंजीन वलय से होती है तो जनरली क्या होता है, यहां पर एक हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन एक Cl के साथ HCl के रूप में निकल जाएगा, और ये जो प्रोडक्ट बनेगा आपका, ये बनेगा आपका क्लोरोबेंजीन, यानी कि हेलो एरिन बन चुका है। अब मैंने क्या कहा, ब्रोमीन होता तो HBr निकलता और ब्रोमोबेंजीन बनता, लेकिन अगर ये आयोडीन होता तो निकलता क्या? HI, और HI जो है ये रिड्यूसिंग एजेंट है, प्रबल रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर आपको याद हो, मैंने पहले भी कहा है ये प्रबल रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि HI जल्दी से जल्दी H2 और I2 में विघटित हो जाता है। ठीक है, ये क्या है? आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, इसलिए इसको हमें ना क्या करना है, H2I2 में क्या करना है? डिसोसिएट करना है। और H2I2 में डिसोसिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? यहां पर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड लेना पड़ता है, जैसे HiO4 ले लिया।
समझ में आ रही बात। तो इसलिए ये इसके साथ आयोडीन के साथ रिएक्शन जो है AlCl3 की प्रेजेंस में नहीं होगी, किसी स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में होगी, जो HI को क्या कर दे, H2I2 में डिसोसिएट कर दे, क्योंकि HI जो है ना ये रिड्यूसिंग एजेंट है प्रबल। तो HI रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिएक्शन को बैकवर्ड ले आएगा। बैकवर्ड ले आएगा मतलब फिर से आयोडीन को यहां से एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन ऐड करके ये दोबारा वापस रिवर्सिबल रिएक्शन कर देगा। इसीलिए रिएक्शन रिवर्सिबल ना हो, कंप्लीटली ये हाइड्रोजन और आयोडीन में डिसोसिएट हो जाए, इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं, HiO4 यूज करते हैं। ठीक है, ये बात तो आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर हो रही बात। सो फाइनली मैंने क्या कहा है कि HI अगर यहां पर बनेगा तो वो प्रबल रिड्यूसिंग एजेंट है, इसीलिए हमें कोई स्ट्रॉन्ग एसिड की जरूरत पड़ती है कि रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाए, क्योंकि अगर रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग होगा तो वो रिवर्सिबल रिएक्शन कर देगा। अगर रिएक्शन रिवर्सिबल आ जाएगी तो फिर प्रोडक्ट तो कोई बनेगा ही नहीं, इसलिए हमें किसी स्ट्रॉन्ग एसिड की जरूरत पड़ती है आयोडीन के समय, जब हम आयोडीन की रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, अब बाकी तो सबकी सब सेम रिएक्शन है, आप चाहे Br2 ले लो चाहे Cl2 ले लो, यहां पर भले आप तीनों में से कोई भी ले लो। ठीक है, एक ही बात है। अच्छा, इस रिएक्शन की मैकेनिज्म कैसे होती है, कैसे ये प्रोडक्ट बनता है, हम पहले मैकेनिज्म पर फोकस करेंगे। हालांकि 11th क्लास में ये मैकेनिज्म पहले बता चुका हूं मैं, अब आपको याद है कि नहीं है, अब वो तो भगवान ही मालिक है कि नहीं है। सो जब हम इसकी मैकेनिज्म करते हैं तो मैकेनिज्म जो होती है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होती है, अगर याद हो आपको। फर्स्ट स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। एक्चुअली में ना ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। हालांकि मैंने अभी तक कोई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का कोई ऐसा कोई एग्जांपल नहीं बताया, लेकिन मैकेनिज्म है आपकी बुक में तो मुझे मैकेनिज्म तो बतानी पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। हिंदी में कहें तो इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण। सबसे पहले ना हमें इलेक्ट्रोफाइल बनाना होता है इस रिएक्शन के दौरान। ठीक है, जब बेंजीन वलय का हम हैलोजनीकरण करते हैं तो हैलोजनीकरण के दौरान हमें हैलोजन जो है वो हेलोनियम आयन के रूप में तोड़ना पड़ता है, और हेलोनियम आयन जो है वो एक इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है 11th क्लास में आपको पढ़ा चुका हूं मैं आपको, और आपने कहीं भी है वो तो पढ़ा ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल तो मेन टॉपिक होता है। सो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जिनमें जनरली इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, या जनरली कौन सा चार्ज पाया जाता है, आपका पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। ठीक है, तो अब यहां पर क्या होता है, जो Cl2 है, मैं हेलोजनीकरण किया, हेलोजनीकरण में आप Cl2 ले सकते हो, Br2 ले सकते हो, तो मैंने आपको Cl2 ले लिया। अब जो Cl2 है जो बेंजीन वलय पर रिएक्ट कर रहा था, क्या वो Cl2 मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा था? नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत बात है। वहां पर Cl पॉजिटिव क्लोरोनियम आयन जो है वो रिएक्ट कर रहा था। अब ये तो होमोलाइटिक फिजन होना चाहिए, क्योंकि दोनों के बीच का जो बॉन्ड है वो तो क्या है आपका, देखो होमो न्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है ना ये, क्योंकि दोनों के दोनों जो एटम है इस मॉलिक्यूल में वो दोनों के दोनों सेम है। तो इस बॉन्ड का जो डिसोसिएशन है होना तो चाहिए कैसा, फ्री रेडिकल टाइप से, मतलब दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेके जाने चाहिए। लेकिन ऐसा तब होता है जब हम इसकी प्रकाश की उपस्थिति में ये रिएक्शन करवा रहे हो, लेकिन यहां पर प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन नहीं हो रही है, AlCl3 की उपस्थिति में हो रही है, और ये आपका क्या है, लुईस एसिड है। ये एक लेविस एसिड है, और लेविस एसिड क्या होते हैं आपको पता है, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। अब देखो एल्युमिनियम जो है उसका एक कक्षक खाली होता है, PZ वाला, 3PZ वाला, आप देख लेना बना करके। ठीक है, क्योंकि अब ये डेली थोड़ी ना इसको बना के बताएंगे, है कि नहीं है। तो AlCl3 में आपको पता है एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p1 होता है, s का एक इलेक्ट्रॉन py में जाएगा, pz वाली कक्षा खाली रह जाएगी, ये तो सबको पता है। तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा क्लोरीन से एल्यूमिनियम। अब जैसे इस क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ये इस बॉन्ड को डिसोसिएट कर देगा, अपनी ओर एक्सेप्ट कर लेगा। सो फाइनली हुआ क्या, इस वाले क्लोरीन पर आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज, और अगला वाला क्लोरीन जो है वो AlCl3 की जगह AlCl4 बना गया, और कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। किस पर आएगा, एल्यूमिनियम पर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि एल्यूमिनियम ने ही तो एक्सेप्ट किया है अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
तो इसको हम कहते हैं क्लोरोनियम आयन, क्लोरोनियम आयन। और ये इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन को स्नेह करने वाले, इलेक्ट्रॉन को पसंद करने वाले समूह। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन स्नेही। इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन को स्नेह करते हैं। और इलेक्ट्रॉन को स्नेह कौन करेंगे? जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। समझ में आ रही बात? और कमी कहां से दिखेगी आपको? जहां पर आपको चार्ज पॉजिटिव दिख जाए या अष्टक कंप्लीट ना हो। तो यहां पर आपको पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, अष्टक इनकम्प्लीट है, ये क्लोरोनियम आयन है, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। और ये इलेक्ट्रॉन कहां से लेने की कोशिश करेगा? बेंजीन वलय से। तो स्टेप सेकंड में आपका क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। स्टेप सेकंड में होता है फॉर्मेशन ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड। फॉर्मेशन ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड। अब रेजोनेंस हाइब्रिड बोले तो अनुनाद संकर। अब अनुनाद संकर का निर्माण कहूं इस स्टेप को, या ये कहूं इलेक्ट्रोफाइल का बेंजीन वलय पर अटैक, ये भी कह सकते हो। इलेक्ट्रोफाइल का बेंजीन वलय पर अटैक या आक्रमण कहे, या तो इसको हम कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड, क्योंकि यहां पर रेजोनेंस हाइब्रिड का फॉर्मेशन भी होता है। तो आप दोनों में से कोई भी स्टेप इसको लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रिएक्शन आपकी सही जानी चाहिए, बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर क्या होगा? ये रहा आपका बेंजीन वलय, और बेंजीन वलय पर यह है आपका पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड है। और यहां पर Cl पर कौन सा चार्ज आ चुका है? पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। अगर आपने 11th क्लास मेरी अच्छे से पढ़ी है तो मैंने वहां पर आपको बताया था न्यूक्लियोफाइल के टाइप क्या होते हैं। देखो न्यूक्लियोफाइल 3 टाइप के होते हैं, जहां पर एक होता है नॉन बॉन्डेड। नॉन बॉन्डेड फिर से 2 प्रकार से हो जाते हैं। नॉन बॉन्डेड का मतलब न्यूक्लियोफाइल बताया था ना मैंने आपको, इलेक्ट्रोफाइल की बात नहीं कर रहा हूं। इलेक्ट्रोफाइल तो पता चल गया, न्यूक्लियोफाइल समझा रहे हैं मुझे। नॉन बॉन्डेड ये होते हैं जिसमें या तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या तो नेगेटिव चार्ज हो, जैसे NH3। NH3 में नाइट्रोजन पर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो न्यूक्लियोफाइल है। जल में ऑक्सीजन पर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो भी आपका क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। वो तो आपका नॉन बॉन्डेड न्यूक्लियोफाइल है। जैसे OH नेगेटिव, नॉन बॉन्डेड न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि वहां पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो नॉन बॉन्डेड न्यूक्लियोफाइल 2 टाइप के होते हैं, मैंने आपको बताया था। एक न्यूट्रल होते हैं और एक क्या होते हैं आपके नेगेटिवली चार्ज होते हैं। उसके बाद दूसरा जो न्यूक्लियोफाइल होता है ना, वो पाई बॉन्डेड होता है। जिनके पास पाई बॉन्ड होता है, देखो पाई बॉन्ड जो होता है सिग्मा बॉन्ड की कंपेयर में वीक होता है। पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड की कंपेयर में वीक होता है, इसलिए ये जल्दी टूट जाता है, इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल की भांति व्यवहार करता है। अगर एक यौगिक में पाई एज वेल एज सिग्मा बॉन्ड है तो वो पाई बॉन्ड जो होगा वो वहां पर न्यूक्लियोफाइल के रूप में कार्य करेगा। सिग्मा बॉन्ड भी न्यूक्लियोफाइल के रूप में कार्य करता है, लेकिन उसकी मैंने कंडीशन बताई थी। क्या कंडीशन बताई थी? कि सेंटर एटम के पास ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए और साथ में एक चार्ज भी होना चाहिए नेगेटिव। जैसे मैंने आपको उस समय बताया था BH4 नेगेटिव, अगर आपको याद आ रहा होगा। BH4 नेगेटिव ये आपका क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। यहां से सिग्मा बॉन्ड जाएगा तोड़ करके अपना बॉन्ड। अच्छा, इतनी दूर की बात छोड़ो, ये यहां पर न्यूक्लियोफाइल है AlCl4 नेगेटिव। यहां पर एल्यूमिनियम के साथ 4 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट है और चार्ज नेगेटिव है। इट इज आल्सो अ न्यूक्लियोफाइल, सिग्मा बॉन्डेड न्यूक्लियोफाइल है। यहां से नेगेटिव चार्ज नहीं जा सकता, मैंने पहले भी बताया आपको। नेगेटिव चार्ज तब जाता है अगर नेगेटिव के साथ क्या हो? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। इस AlCl4 में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है कोई एक्स्ट्रा, क्योंकि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसने जो ग्रहण किया है उसकी वजह से Cl के साथ बॉन्ड बन चुका है। तो यहां पर 4 बॉन्ड है, ना कि कोई पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये भी सिग्मा बॉन्डेड न्यूक्लियोफाइल है। तो वी हैव 3 टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल, एक नॉन बॉन्डेड होता है, एक पाई बॉन्डेड होता है, एक सिग्मा बॉन्डेड होता है। तो ये वाला सिग्मा बॉन्डेड का एग्जांपल है, मैं लास्ट स्टेप में समझाऊंगा इस चीज को। अब यहां पर कोई न्यूक्लियोफाइल है कि नहीं है? बिल्कुल है, ये पाई बॉन्ड है ना। तो ये पाई बॉन्ड सीधा सीधा इसको दे दिया जाएगा, किसको? क्लोरीन को। और जैसे ये क्लोरीन को अपना पाई बॉन्ड डोनेट करेगा, सपोज करो कहां से इसने पाई बॉन्ड डोनेट का, जहां से मन करो आप, इस कार्बन पर जोड़ दे, इस कार्बन से जोड़ दो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? एक ही बात है, एक ही बात है, ठीक है? सपोज करो यहां पर Cl जुड़ गया, जैसे यहां पर Cl जुड़ेगा तो यहां पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। हाइड्रोजन तो यहां पर रहता ही एक, और एक यहां पर क्या जुड़ गया? आपका Cl जुड़ गया। Cl जुड़ने के बाद यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड।
अब शायद आप अच्छे से जानते हो यहां पर क्या होने वाला है, ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, और यहां पर जो है ये पाई बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड का एकांतरण भी है, डबल सिंगल डबल, है कि नहीं है। और मैंने आपको पढ़ाया, इसको माइनस आर इफेक्ट कहते हैं, ऋणात्मक अनुनाद प्रभाव कहते हैं। देखो कल धनात्मक अनुनाद प्रभाव बताया था, अगर किसी समूह के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और वो पाई बंध के एकांतरण में जुड़ा है, तो वो अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पाई बंध के एकांतरण को दान करेगा, ये मैंने समझाया था। वो तो प्लस आर इफेक्ट है। अब माइनस आर इफेक्ट भी होता है कि यदि कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की उस पर क्षमता है और वो पाई बंध के एकांतरण में जुड़ा है, तो वो पाई बॉन्ड को अपनी ओर एक्सेप्ट करेगा, दैट इज माइनस आर इफेक्ट। तो यहां पर माइनस आर इफेक्ट वर्क कर रहा है, ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, और यहां शिफ्ट होने के बाद जो डबल बॉन्ड है वो यहां पर आ जाएगा आपका। यहां पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और डबल बॉन्ड यहां बना रहेगा। ये हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है, ठीक है। ध्यान आ रहा है ये वाली रिएक्शन कौन सी है, देखो ये इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, और ये पाई बॉन्ड जो है ना ये न्यूक्लियोफाइल है। मैंने आपको पहले बताया न्यूक्लियोफाइल 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। ये पाई बॉन्ड भी एक न्यूक्लियोफाइल है, तो इसने न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन हुई, उसके बाद यहां पर इलेक्ट्रोफाइल छोड़ के चले गया ये। और अगर यहां पर इलेक्ट्रोफाइल है तो ये इलेक्ट्रॉन चाहेगा, और इलेक्ट्रॉन चाहेगा तो किससे चाहेगा भाई, पाई बॉन्ड ही तो दे सकता है, क्योंकि पाई बॉन्ड अपने आप में एक न्यूक्लियोफाइल है। तो ये पूरी जो रिएक्शन है ना, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन हो रही है। अब देखो, अब यहां पर इलेक्ट्रोफाइल ये वाला कार्बन बन चुका है क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, और ये पाई बॉन्ड जो है ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, तो ये यहां अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा, और जब इसको अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा सो पॉजिटिव चार्ज आपका यहां पर आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड, और यहां आ जाएगा आपका Cl, यहां आ जाएगा आपका H। इन तीनों स्ट्रक्चर से एक स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम रिजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं, क्योंकि आधी बेंजीन वाले पर पॉजिटिव चार्ज आया तो रिंग के बीच में सेंटर में हम हाफ वाली रिंग बना करके सेंटर में हम पॉजिटिव चार्ज लगा देते हैं, आपको मैंने 11वीं में सिखाया। तो मैं इन तीनों से ऐसे एक ट्रिपल बॉन्ड के जैसा आप लोग क्या करोगे, एक साइन लगाओगे और इसके नीचे इन तीनों का एक कंबाइंड स्ट्रक्चर बना दोगे, जहां पर एक Cl जुड़ा होगा, एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा, वाले आप आधी बनाओगे, उस पर आप पॉजिटिव चार्ज लगा दोगे। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रिजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। सो ये रिजोनेंस हाइब्रिड बन गया। अब देखो नीचे स्पेस नहीं बचा हुआ है, तो मुझे फाइनल प्रोडक्ट बनाना है, तो आई थिंक ये ऊपर का स्पेस आपको सारा का सारा दिख रहा है कि नहीं है, तो मैं यहां ऊपर बना देता हूं फाइनल प्रोडक्ट, क्योंकि अभी ये मेरे किसी काम का तो है नहीं, ये तो मैंने आपको बता दिया टॉपिक क्या आपका। सो अब फाइनल प्रोडक्ट कैसे बनता है, देखो फाइनल प्रोडक्ट स्टेप थर्ड में आप लोग लिखोगे, स्टेप थर्ड में आप लिखोगे फॉर्मेशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है। सो इन तीनों में से कोई भी एक स्ट्रक्चर आप ले लो जो आपका मन करे, कोई सी भी एक स्ट्रक्चर ले लो, मैं फर्स्ट ले लेता हूं। इस स्ट्रक्चर को आपने लिया, यहां पर आपका हाइड्रोजन है, यहां पर आपका क्लोरीन है, और यहां पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ये डबल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड है। अब देखो ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन पर एक कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, Cl ग्रुप, जो कि विद्युत ऋणात्मक ग्रुप है, और इस कार्बन पर एक ये वाला कार्बन जुड़ा है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, इट इज आल्सो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप। मैंने आपको पहले कहा है पॉजिटिवली चार्ज कार्बन जो होता है उस पर कौन सा संकरण होता है, sp2 होता है, मैंने पहले ही बताया आपको। और sp2 संकरण में s करेक्टर जो होता है वो कितना होता है, 33% होता है। कहीं ना कहीं ये भी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है, आपको दिखा है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट किए थे भाई, पाई बॉन्ड से किए थे कि नहीं किए थे पॉजिटिव चार्ज ने। तो इस कार्बन पर ये वाला कार्बन और ये वाला क्लोरीन इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम कर देगा खींच करके, जिसकी वजह से ये वाला हाइड्रोजन ना एक्टिव हो जाएगा, एक्टिव बोले तो सक्रिय हो जाएगा, और सक्रिय होने के बाद इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा और ये हाइड्रोजन H+ के रूप में रिलीज हो जाएगा। और जैसे ये H+ के रूप में रिलीज होगा, ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा। अब ये H+ तो है, अब H+ जो होता है ना बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, और इसे भी क्या चाहिए होता है,
इसे भी चाहिए होता है इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन इसको कौन देगा, क्योंकि जब H प्लस के रूप में निकलेगा तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा, और इस इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए एक न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल हमारे पास है ये कौन सा, AlCl4। देखो एल्युमिनियम सेंटर पर रहेगा, 4 Cl आप ऐसे जोड़ दो इस पर, ठीक है। सेंटर पर एल्युमिनियम पर नेगेटिव चार्ज है, क्या एल्युमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, नहीं है, ये सिग्मा बॉन्ड है चारों के चारों, इसलिए इसमें से एक सिग्मा बॉन्ड अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दे देगा, और ये जो एल्युमिनियम पर नेगेटिव चार्ज है वो समाप्त हो जाएगा। अब फाइनली प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे, जगह तो कम है, फिर भी कोशिश करता हूं यहां पर, ठीक है। अच्छा ये वाली लाइन मिटा दूं, स्टेप फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ये तो आपको पता ही है क्या हुआ है कि नहीं है, तो मेरे प्रोडक्ट के लिए ना जगह बच जाएगी, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या हुआ है, यहां पर बेंजीन से हाइड्रोजन गया, हाइड्रोजन ने अपना डबल बॉन्ड यहां, मतलब अपना जो बॉन्ड था वो यहां दे दिया, तो बेंजीन पर एक क्लोरीन जुड़ा रहेगा, ये तो आपका रहा फाइनल प्रोडक्ट क्लोरोबेंजीन। उसके अलावा ये Cl इस हाइड्रोजन के साथ गया HCl के रूप में, और जो AlCl3 था वो मुझे वापस मिल गया, ठीक है। तो आपको क्लियर प्रोडक्ट पता चल गया होगा। AlCl3 उत्प्रेरक था, एज इट इज वापस हमें प्राप्त हुआ है, क्योंकि आपको पता ही है जो कैटलिस्ट होते हैं वो रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन रिएक्शन की रेट को बढ़ा देते हैं, बस इसने रिएक्शन की रेट को बढ़ाया। कैसे बढ़ाया, फर्स्ट स्टेप में इसने इलेक्ट्रोफाइल हमें प्रोड्यूस करवा दिया, और जैसे हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल आया उसके बाद ही तो ये रिएक्शन हुई है। तो आपका देखो एक तो प्रोडक्ट ये बना था क्लोरोबेंजीन, और एक HCl बना था कि नहीं बना था रिएक्शन में, तो दो प्रोडक्ट हमें मिल गए, कैटलिस्ट हमें एज इट इज ऐसे ही प्राप्त हो गया। तो ये रिएक्शन मैंने आपको बताई, इसकी मैकेनिज्म मैंने आपको बताई, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। सो नेक्स्ट वाला जो आपका प्रिपरेशन मेथड है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, तब तक के लिए थैंक यू।